नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। देश भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, वहीं लोग वैक्सीनेशन करवाकर इसे मात भी दे रहे हैं। फिलहाल देश में लोगों को 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। अब देश को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक वी वैक्सीन भी मिल गई है। रूस द्वारा तैयार की गई स्पुतनिक वी वैक्सीन की कुछ डोज भारत में 1 मई को आ गई थी। इन वैक्सीन की प्रभावी दर जो है, इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता और साइड इफेक्ट से हटकर देखा जाए तो कोरोना वायरस के खिलाफ ये तीनों वैक्सीन बेहद कारगर साबित हुई हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस में किए गए परीक्षणों के आधार पर स्पुतनिक वी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इस परीक्षण में स्पुतनिक वी की एफिकेसी रेट जो है 91.6% दर्ज किया गया है और कोरोना की लड़ाई के खिलाफ ये वैक्सीन कारगर सिद्ध हुई है। इसकी तुलना में भारत की कोवैक्सीन, जिसे हाल ही में यूके के ज्यादा संक्रामक माने जा रहे कोरोना वेरिएंट के खिलाफ असरदार पाया गया है, इसका एफिकेसी रेट जो है 81% से अधिक पाया गया है। जबकि विश्व स्तर पर इस्तेमाल की जा रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 70.4% से अधिक दर्ज किया गया है, जिसे 2 डोज के बीच अंतराल बढ़ाकर 90% तक लाया जा सकता है। हालांकि वैक्सीन लगने के बाद सामान्य बुखार, दर्द, थकान जैसे आम साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया है। इनमें से ज्यादातर के साइड इफेक्ट कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये साइड इफेक्ट अलग अलग वैक्सीन के नेचर पर भी निर्भर करते हैं। इन सबके बीच कोवैक्सीन बच्चों को लगने वाली वैक्सीन पर भी परीक्षण कर रहा है, तो वहीं वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं, जहां जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें, रामलीला मैदान के पास कोविड कमांड सेंटर का अस्पताल बनाया गया है, जहां अरविंद केजरीवाल इस वक्त पहुंचे हैं। आपको बता दें, रामलीला ग्राउंड जो है वहां पे कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं और जो स्थिति है वहां का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी दिल्ली के जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं वहां का वो निरीक्षण कर चुके हैं और अब ये इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान पर बने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम सारी डॉक्टर की टीम इस वक्त सीएम केजरीवाल के साथ मौजूद है और पूरे वार्ड में वो हर बेड के पास जाकर वहाँ कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे हो जाओ, सब जने पीछे हो जाओ पूरा। अच्छा सीधी तस्वीरें दिल्ली की रामलीला मैदान पर बने कोविड कमांड सेंटर की, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम डॉक्टर की टीम भी है, जो उनको वहां की जो यथास्थिति है उससे अवगत करा रही है। पीछे हो जाओ यार। लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही दिल्ली सरकार की तरफ से और जो बेड हैं उनको और अपडेट किया जा रहा है।
सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान पर बने कोविड कमांड सेंटर की, जहां इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। डॉक्टरों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जो स्वास्थ्य अधिकारी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और जो भी टेक्नोलॉजी को अपडेट किया गया है उसके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। इसके पहले भी सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं और उसी कड़ी में इस वक्त रामलीला मैदान पर बने कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर उसका जायजा ले रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके कई स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद हैं। बात करके तो क्या कह रहे हैं? बात करना क्या कह रहे हैं? तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जो रामलीला मैदान पर बने कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं। वहां के जो हालात हैं, जो व्यवस्थाएं, उसका जायजा लिया है और लगातार उनका प्रयास है कि जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य की वो बेहतर हों, लोगों को उचित इलाज मिले। लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हैं, स्वास्थ्य अधिकारियों से उनकी बातचीत चल रही है और जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें क्या अपडेट किया गया है उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कोविड कमांड सेंटर की तस्वीरें हैं दिल्ली की, जो रामलीला मैदान पर बनाया गया है। आराम से गड्ढा पट्टा है। तो दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे थे। वापस अपने प्रोग्राम में आएंगे जहां पर हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ गया है और आप सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। लगातार जो नंबर्स हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनिल नौशारण हैं, कोविड एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर राकेश वर्मा कार्डियो सर्जन है, सर आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर नीरज सिंह हैं, होम्योपैथी फिजिशियन, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आपके पास आऊँगा। डॉक्टर राकेश, इस वक्त ज़्यादातर मामले इसके भी आ रहे हैं कि अगर आपको कोविड हो गया, आप ठीक भी हो गए हैं, उसके बाद आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक जैसे मामले आ रहे हैं, जबकि उनका पहले से कोई भी दिल की बीमारी ऐसा नहीं वास्ता था कि उनको दिल की बीमारी पहले हो। कोविड जो है हृदय के साथ, लंग के साथ में हृदय को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव में कम प्रभावित कर रहा था, लेकिन सेकेंड वेव में ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हृदय में 3 तरह से प्रभावित कर रहा है। जो हृदय की धमनियाँ हैं, जो कि करोनरी आर्टरीज कहलाती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिनके कारण एंजाइना हो रहा है। हृदय की मांसपेशियाँ होती हैं जो कि उसमें डायरेक्ट प्रभाव करने से उसमें सूजन आ जाती हैं और कमज़ोर हो जाती है, जिससे हार्ट फेल होता है। और तीसरी जो है हृदय की गति के इन्वॉल्वमेंट होने से गति अनियंत्रित हो सकती है और हार्ट फेल भी हो सकता है, रुक भी सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हृदय की बीमारी मरीज में पहले से हो उनको ज़्यादा प्रभावित करे, लेकिन सेकेंड वेव में जिनके हृदय नॉर्मल हैं उनको भी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है कोविड। जी। लेकिन सवाल यही है कि डॉक्टर साहब की इसके लिए हम क्या ऐसे उपाय करें ताकि इससे बचाव हो सके? इसके बचाव के लिए जब हम कोविड पॉजिटिव अगर हैं तो उसी समय से हमें दवाइयाँ स्टार्ट कर देनी चाहिए। उनमें मुख्य दवाई ये है कि खून पतला करने वाली दवाई, जिसको हम डिस्प्रिन या एस्प्रिन कहते हैं, और उसकी लो डोज में लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ में हमें एटोरवास्टैटिन जरूर लेना चाहिए, जो 40 से 80 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। तीसरा है हमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और यदि इन 3-4 दवाइयों से काम बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें ओरल एंटीकोआगुलेंट, जो कि मुंह से जो नस में नहीं लगाई जाती, जो मुंह से खाने वाली खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। इन सभी चीज़ों के प्रॉपर टाइम पे लेने से हमें कोविड का प्रभाव कम हो सकता है, जो हृदय पे प्रभावित नहीं करेगा। जी। हमारे साथ एक कॉलर हैं कमर अली, बरेली से। कमर अली, अपना सवाल कीजिए।
कमर अली, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है नहीं। जी, अपना सवाल कीजिए। हमारा सवाल तो यही है, हम फलोदी से बोल रहा हूँ। अभी 2 दिन से थोड़ा बीमारी से राहत मिला है, तो बारिश भी हुई है, थोड़ी बारिश होने की वजह, हाँ ये कोरोना का राहत मिला। अभी शांति है फलोदी एरिया में, इतना ज्यादा संक्रमण नहीं है जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? हमसे पूछना चाहते हो कि अभी बारिश हो गई हमारे यहाँ, थोड़ा सा ये फायदा मिला बारिश के बाद में। बारिश हुई है, बारिश होने के बाद में थोड़ी सी बीमारी कम हुई है। बिल्कुल बीमारी कम हुई है। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। डॉक्टर राकेश जी, अगर आपने इसके पहले अभी जो दवाओं के नाम बताए, हम चाहेंगे एक बार आप वो दवाओं के नाम फिर से दोहरा दें ताकि हमारे दर्शक उसको आसानी से समझ सकें। दवाइयों में मुख्यतः जो सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई है वो है लो डोज एस्प्रिन, जी, जो कि एंटी प्लेटलेट होती है और वो खून को जमने से रोकती है। दूसरी क्लोप्रिडोग्रिल इसी ग्रुप की दवाई है, जो इससे ज़्यादा पावरफुल होती है, उसको भी दे सकते हैं साथ में। जी, तीसरा जो है एंटी लिपिड, जिसको कि हम एटरोवास्टैटिन कहते हैं, उसको भी 40 से 80 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। और हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, जिसको कि हम एनॉक्सापैरिन बोलते हैं, उसको भी लो डोज में हम लोग दे सकते हैं। और यदि ओरल एंटीकोआगुलेंट की जरूरत पड़ती है तो उसको भी दे सकते हैं, जिसको कि वारफरिन या एसीट्रोन ग्रुप ऑफ ड्रग्स कहलाता है। जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मामलों में ये सुनने में आया, जैसे जो कोरोना हो गया उसके बाद अगर आपको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि वो हॉस्पिटल जाने तक लेट हो गए। कहा जा रहा है कि ईसीएमओ अगर मिल जाए कुछ, अगर आपको समय रहते तो उससे आपको फायदा मिलता है। हम समझना चाहेंगे ये ईसीएमओ क्या होता है सर? ईसीएमओ एक लाइफ सेविंग डिवाइस है, जो बहुत है हमारे सीरियस पेशेंट होते हैं, जी, जैसे कि जो हमारे वेंटिलेटर पे चले गए हैं या जिनका हार्ट और लंग बिल्कुल तरह से फेल होने वाले हैं या फेल हो रहे हैं, तो हमारे पास लास्ट रिसॉर्ट जो होता है वो ईसीएमओ ही मशीन कहलाती है, जिसको एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। इसमें कि हम खून जो लाने वाली नस है, जो हृदय में लाती है, और खून ले जाने वाली नस, दोनों को हम मशीन से जोड़ देते हैं। और जिस तरह से हमारा शरीर हार्ट और लंग का काम करता है, वो सारी मशीन काम करती है। तो ईसीएमओ का मेन पर्पज होता है कि हम सारे अपने सर्कुलेशन और हार्ट लंग के फंक्शन को पार्शली डाइवर्ट कर देते हैं उस मशीन में, जिसके कारण जो है हमारे बॉडी को रेस्ट मिलता है और वायरस जो है जो जितना प्रभावी है धीरे धीरे कम हो जाता है। ईसीएमओ मशीन ये इसमें एक बहुत ही अच्छी डिवाइस लग सकती है, जिसको कि हम फिल्टर बोलते हैं, जो कि टॉक्सिन्स जो हमारा कोविड वायरस जो टॉक्सिन होता है निकालता है बॉडी के अंदर, उसको भी हम उसमें छान सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ ईसीएमओ इज ए चैलेंजिंग और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन है, जब सम पेशेंट जो बहुत ही सीरियस हैं और जो बहुत ही हृदय और लंग जो है उनके फेल हो रहे हों, तो ईसीएमओ इज द लाइफ सेविंग डिवाइस एट दैट। एक और कॉलर हमारे साथ, आरके शुक्ला। आरके शुक्ला, अपना सवाल कीजिए। बोल रहा हूँ आरके शुक्ला जी, अपना सवाल कीजिए। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अपना सवाल कर सकते हैं सर। हाँ, पूछना, हमारे पिताजी 98 वर्ष के हैं, 98 ईयर जी, और उनको ये कोविड का जो है टीका लगाने के लिए यहाँ फिजिशियन मना कर रहे हैं। हम चाहेंगे आप अपना सवाल फिर से करें। सवाल है कि इनके पिताजी की उम्र 99 साल की है, क्या वो कोविड का टीका लगाने से मना कर रहे हैं और डर रहे हैं? अच्छा जी, जी जी, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। डॉक्टर राकेश, इनका कहना है कि इनके पिताजी जो हैं 98 ईयर्स के हैं और उनके पिताजी कोविड का जो वैक्सीन है वो लगवाने से घबराहट हो रही है, डर है। नहीं, घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एज इज नो बार, और कोरोना से बचाना है तो वैक्सीन लगवाना है, ये एक सिंबल है। इसको हम सभी लोगों को याद रखना, एज इज नो बार, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो वैक्सीन सेफली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आप वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर नीरज भी हैं। डॉक्टर नीरज, स्वागत है आपका। डॉक्टर नीरज, अब देखा जाए अगर होम्योपैथी की तरफ हम जाएं, बहुत सारे लोग होम्योपैथी का इलाज करते हैं, लेकिन इस वक्त जो कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही सेकेंड वेव में, अब लोग एलोपैथ की तरफ भाग रहे हैं।
होम्योपैथी में कितना ज़्यादा कारगर है इस वक्त कोरोना के सेकेंड वेव में जो सिम्टम्स नए नए आ रहे हैं, जो वेरिएंट चेंज हुआ है उसको लेकर? जी, शैलेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, होम्योपैथी मतलब एक ऐसी साइंस है कि इसमें कोई भी सिम्टम आ जाए, कैसे भी सिम्टम आ जाए, तो हम लोगों के पास इतनी सारी मेडिसिन हैं कि वो कोई ना कोई मेडिसिन के सिम्टम होते ही होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग सिम्टम्स बेस्ड मेडिसिन देते हैं, तो इसलिए सिम्टम्स हमारे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं, कैसे भी सिम्टम आए किसी भी तरह के। इवन अभी भी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड में, मतलब बहुत सीवियर कफिंग हो रही है, या बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, या आफ्टर मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद बहुत सीवियर वीकनेस आ रही है लोगों को जो ठीक हो चुके हैं, तो ये सारे सिम्टम्स पहले से ही हमारे पास मौजूद हैं। हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो उन सब में सारे सिम्टम्स पहले से मौजूद हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पेशेंट आते भी हैं मेरे पास, इवन कुछ कोविड पॉजिटिव हैं और कुछ जो ठीक हो गए हैं लेकिन अभी भी कुछ सिम्टम्स रह गए हैं। तो वैसे सारे ही पेशेंट आते हैं और सबको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं और बहुत अच्छी रिकवरी होती है। जी बिल्कुल, हम वापस आएंगे आपके पास। एक कॉलर है हमारे साथ, मनोज कानपुर से। मनोज, अपना सवाल कीजिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, कोविड से जो लोग रिकवर हो जाते हैं उसके बाद अचानक उनकी डेथ क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है? बिल्कुल आपके सवाल के जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। सत्संग ब्यास छतरपुर में तैयार हो रहे हैं, तो टोटल 1200 आईसीयू बेड्स, मुझे लगता है 1-2 दिन और लगेंगे जो इनका दूसरा ब्लॉक है वो पूरा होने में। 1200 आईसीयू बेड्स अपने तैयार हो जाएंगे। और इस वक्त दिल्ली में कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है, तो बेड्स तो अब काफ़ी खाली हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर, लेकिन आईसीयू बेड्स उतने खाली नहीं हो रहे। इसका मतलब लोग थोड़े जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो अभी सिस्टम में थोड़े सीरियस पेशेंट्स ज़्यादा हैं, आईसीयू बेड्स की कमी है। लेकिन ये 1200 आईसीयू बेड्स आने के बाद अब मैं समझता हूँ कि शायद आईसीयू बेड्स की कमी दूर हो जाएगी। सर, बीजेपी प्रवक्ता है संबित पात्रा, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कभी, एक रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, स्टोरेज की कमी थी। मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। हमें लोग एक तरफ मर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, दुखी हैं लोग, तो हमें इस टाइम राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने मिलके हमारी मदद की, हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। और अब अपने को सबको मिलके कोशिश करनी है कि वैक्सीन किस तरह से जल्दी ऑर्गेनाइज करें, लाएं, ताकि लोगों को वैक्सीन लग सके। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को, जिनका कहना है कि अब बेड की जो समस्या बनी हुई थी दिल्ली में, अब वो नहीं है। 1200 बेड बढ़ा दिए गए हैं, अब लोगों को बेड आसानी से मिल जाएगा। हम वापस अपनी चर्चा में आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनिल नौशरन भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। अनिल जी, हमारा एक सवाल है कि एक कॉलर का कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी जो डेथ हो रही हैं, ये कितनी चिंता का विषय है? सबसे पहले मैं आपके चैनल पे, मेरे सीनियर बैठे हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, और क्योंकि बहुत साल बाद आपके माध्यम से उनका दर्शन हुए हैं, तो मैं बॉस को नमस्कार करूंगा और आशा करूंगा कि बॉस ने अभी बहुत अच्छी चीजें बताई, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। और विद्वान है हमारे सीनियर, ये काफी इंटेलिजेंट है, कानपुर मेडिकल कॉलेज के ही प्रोडक्ट हैं और वही सेवाएं दे रहे हैं। बॉस नमस्कार। हाँ, बताएं आप क्या चाह रहे हैं मेरे से? सर, हमारे कॉलर का सवाल है कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी लोगों की डेथ हो रही है, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? देखिए, सबसे पहले जो रिकवरी हो रही है, वो रिकवरी उनको बाहर से दिखाई दे रही है कि रिकवर कर गए हैं, लेकिन अंदर जो उनकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई है, कारण वो है क्योंकि इस बीमारी के अंदर, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो उसका मूल आधार है इस बीमारी का, वो ब्लॉकेज कर रहा है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर। वो हार्ट के अंदर भी जा सकता है, कहीं ब्रेन के अंदर भी किसी वेसल को ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए वो, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में जो फेज चली थी, फीवर, जैसे वायरल है, फीवर हुआ उसके अंदर, फीवर कुछ दिन बाद सबसाइड कर जाता है, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल चेंज हुए हैं, मेटाबॉलिक चेंज हुए हैं, उसकी वजह से वो पेशेंट ये लगता है कि उसको तो रिकवर कर गया है, बुखार को रिकवरी समझ रहा है वो उसको, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अंदर उसकी ब्लॉकेज हो गई है, उसको सडन उसकी कहीं ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होती है और वो डेथ हो जाएगी इस तरीके से। तो
ये कारण है। और कोई भी पेशेंट ये ना समझे कि मैंने दवाई बुखार की लेकर मेरे सिम्टम्स गायब हो गए हैं, उसको प्रॉपर फॉलोअप में रखें। और जब तक कि उसके प्रॉपर सैचुरेशन ना हो जाए, वो कंफर्टेबल ना हो जाए, तब तक अपने आप को वो ये ना माने कि मैं रिकवर कर गया हूँ उस बीमारी से, अदरवाइज ये डेथ होंगी। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, कैलाश झांसी से। कैलाश, क्या है आपका सवाल? सर हम ये जानकारी करना चाह रहे हैं सर कि अभी हमने 9 अप्रैल को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई थी सर। अब हमारा 21 को मई में हमें लगना है, तो क्या हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या उसी कार्ड पर वैक्सीन लग जाएगी सर? बिल्कुल आपके सवाल का जवाब लेंगे और डॉक्टर अनिल नौशरन से ही लेंगे। डॉक्टर अनिल, इनका सवाल है कि 9 अप्रैल को वैक्सीन लगाई थी, अब 21 मई को उनका सेकेंड डोज का टाइम है, क्या रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना होगा या फिर वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं? जहाँ पर भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी लगा, प्राइवेट में जहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा है, ये अपने पुराने कार्ड को ले जाएंगे और उसको देख के वो वैक्सीनेशन हो जाएगा, इनको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, एक सवाल ये भी है कि कोविशील्ड वैक्सीन का जो सेकेंड डोज है उसका पीरियड बढ़ा दिया गया है, अब वो 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है, तो क्या अब जो वैक्सीन है उसका जो इफेक्टेड है वो ज़्यादा और काम आएगी, उससे डरने की जरूरत नहीं है? देखिए कोई भी चीज मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाह रहा हूँ इस विषय पे, क्योंकि इन सब चीजों के ट्रायल चल रहे हैं और हम कोई भी चीज ऐसे दावे के साथ नहीं कह सकते कि उसका इफेक्ट होगा नहीं होगा, क्या साइड इफेक्ट आएगा। क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत सीनियर है, मेरे डॉक्टर सीनियर हैं जो कि डबल डोज लेने के बाद भी कोविड होकर उनकी डेथ हो रही है। तो इसलिए इन सब चीजों का कोई भी बिल्कुल सॉलिड चीज हम नहीं कह सकते हैं जब तक कि हमारे पास सॉलिड प्रूफ, उसके एविडेंस ना तैयार हो जाए। ये तो हिट एंड ट्रायल चलते रहेंगे जब तक कि हमारे पास एस्टेब्लिश बिल्कुल एविडेंस नहीं आ जाएंगे चीजों के, तब तक हम कहने के लिए बिल्कुल समर्थ नहीं। सर, वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी देखे जा रहे हैं डॉक्टर अनिल, वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी देखे जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? हेलो डॉक्टर अनिल, आपसे सवाल है कि वैक्सीन के लगवाने के बाद कई लोगों को साइड इफेक्ट देखे गए हैं, तो साइड इफेक्ट के पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए अगर देखा जाए, ये वैक्सीन एक टाइप का, ये समझिए कि वो डेड वायरस ही इंजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर। उसकी क्या है कि इन्फेक्टिविटी तो रहती है, विरुलेंस नहीं होता है, वो रिएक्शन करेगा, उसकी वो इन्फेक्शन नहीं करेगा, डिजीज जरूर करता है। और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसके अंदर ज्यादा सिम्टम आएंगे, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उसके अंदर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। सिंपल सा है। एक कॉलर और हमारे साथ बांद्रा से राजीव, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सर, राजीव। मेरी लेफ्ट आंख में टीवी की प्रॉब्लम है, अभी मेरे को टीवी की दवाइयाँ चल रही हैं। सर, मेरी लेफ्ट आंख में टीवी की प्रॉब्लम है जी, तो सर मेरी आंख की टीवी की दवाइयाँ चल रही हैं। जी आप अपना सवाल पूरा कीजिए। तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? बिल्कुल, आपका सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर अनिल से। डॉक्टर अनिल, इनका कहना है कि इनको जो आंख है वहाँ पर टीवी की ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? ये जो भी कोई क्रोनिक डिजीज है ना, उसमें इनको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा वैक्सीनेशन। अवॉइड करना पड़ेगा। वापस मैं डॉक्टर राकेश आपके पास आऊँगा। लंग्स को लेकर अब ये देखा जा रहा है लंग्स को बहुत इन्फेक्टेड कर रहा है कोरोना, जो सेकेंड वेव का वेरिएंट है, लंग्स को बहुत इफेक्ट कर रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? वेरुलेंसी जो है, जो टॉक्सीमिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि लंग हमारे जो है दोनों, जो कोविड वायरस है, इट इज़ वेरी, क्यों हम इतना ज़्यादा गंभीर रूप में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों लंग के लोग और लंग का हर सेगमेंट, इंटायर लंग इन्वॉल्व हो जाता है और लंग के साथ साथ में हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए इसमें लंग तो प्रभावित हो ही रहा ज़्यादा है, लेकिन हार्ट भी जो है सेकेंड वेव में ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। लंग्स में सूजन भी आ जाती है डॉक्टर साहब, ये भी देखा जा रहा है लंग्स में बहुत सूजन आ जाती है, उसकी वजह से बहुत सारा जो पेशेंट है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। एक टिपिकल निमोनिया की तरह प्रेजेंट हो रहा है, जिसमें कि सैचुरेशन डाउन होना शुरू हो जाता है, PO2 कम होना जाता है, संटिंग हो जाती है।
जिसमें कि छोटे छोटे आर्टरी वेन्स जो होते हैं लंग के अंदर, दोनों में जिसे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है, सैचुरेशन फॉल हो जाता है। तो ये टिपिकल निमोनिया की तरह प्रेजेंट करता है। तो सर पहले से हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लंग्स में इन्फेक्ट ना हो, लंग्स जो हमारे स्ट्रांग बने रहें, फिट बने रहें? लंग स्ट्रांग और फिट बनाने के लिए हमारे जो है एक्सरसाइजेज ही इम्पॉर्टेंट है जी। जो हम लोगों को डेली जो है फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, लंग होल्डिंग एक्सरसाइज मतलब डीप ब्रेथ लेकर के होल्ड करना चाहिए, प्रॉपर एक्सपायरेशन करना चाहिए, और ये हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और इम्यूनिटी जो दोनों मिलकर के कंबाइंड इफेक्ट करेगा, वही लंग जो है आपका हेल्दी होगा। एक्सरसाइज प्रॉपर करें, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग करें तो आप लंग्स आपके मजबूत होंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को वापस आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। covid.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना से बचाव कैसे किया जाए, घर बैठे आपको वो उपाय मिल सकें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई, मीनाक्षी दिल्ली से। मीनाक्षी, अपना सवाल कीजिए। नहीं सर। जी मीनाक्षी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, जैसे हम ठीक हो जाते हैं तो नेचुरली अक्रिंग एंटीबॉडी IgG IgM हमारी बॉडी में आ जाती है, तो मेरा भी ऐसे ही केस है, तो अब मैं वैक्सीन कब लगवाऊं? बिल्कुल, हम और डॉक्टर अनिल से आपका सवाल पूछेंगे। डॉक्टर अनिल, इनका सवाल है कि जैसे ये ठीक हो गई है, अब ये जो वैक्सीन है वो कब लगवाएं?
कोविड के रिकवरी के 6 महीने के बाद वैक्सीन लगाई जाएगी। जी कोविड रिकवरी के 6 महीने बाद। जी, कोविड रिकवरी के 6 महीने बाद आप वैक्सीन लगवा सकती हैं। एक कॉलर और है हमारे साथ, मयंक सहारनपुर से। मयंक, अपना सवाल कीजिए। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग सर। मेरे ब्रदर हैं सर, आदर्श कुमार हैं, उनको सर पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो सर वो इस दौरान अभी वो वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं सर? मतलब उसमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होगा? बिल्कुल, डॉक्टर नीरज से आपका सवाल पूछेंगे। डॉक्टर नीरज, इनके जो फादर हैं, इनको पाइल्स की समस्या है, क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं, मैं बताना चाहूँगा चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वैक्सीन ले सकते हैं। जी, डॉक्टर नीरज आपके पास आऊँगा। जैसे अगर कोई एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहा है, उस दौरान क्या वो होम्योपैथी को भी शामिल कर सकता है उन दवाइयों में? जी, बिल्कुल शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेडिसिन का कोई रिएक्शन नहीं होता है बॉडी पे किसी भी तरह का, और ना ही किसी मेडिसिन के साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन आज तक देखा गया है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके मतलब पेशेंट एडमिट हैं, जिनके अटेंडेंट आते हैं, और मतलब मान लीजिए सीवियर कफिंग की परेशानी है, फीवर नहीं जा रहा है इस वजह से, तो उन पेशेंट्स को हम मेडिसिन देते हैं एलोपैथी के साथ साथ में, और बहुत अच्छे रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। जी, एक और कॉलर है राजेश बरेली से। राजेश, क्या है आपका सवाल? वैक्सीन लगाई है अभी 5 तारीख को। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, तो जो है मुझे तो बड़ा रिलीफ मिला है सर। लोग कह रहे हैं कि ये है कि वो है। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए, क्या है आपका सवाल? जी सर, मैं वो वैक्सीन के विषय में पूछ रहा था। जी। हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ, अभी मैंने 5 तारीख को वैक्सीन लगवाई है सर। जी। 45 एज है मेरी। जी। 45 एज है और मैंने वैक्सीन लगवाई है। जी। हेलो, तो मुझे बड़ा रिलीफ मिला सर। जी, लोग थोड़ी अफवाहें कर रहे हैं, मुझे बड़ा रिलीफ मिला है। जी, बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आपको रिलीफ मिले और आप स्वस्थ हों। डॉक्टर नीरज, आपके पास ही आऊँगा। होम्योपैथी को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है काफ़ी लंबा वक्त लगता है, उसके फ़ायदा और जो उसका रिजल्ट मिलता है उसमें, क्या अभी भी ऐसा ही है कि उसमें काफ़ी बदलाव आया है? नहीं, शैलेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है, और ये भ्रांतियां ही मात्र हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड वैक्सीन के लिए भी बहुत सारी भ्रांतियां आई कि वैक्सीन लेने के बाद बीमार हो जा रहे हैं। ये सब एक भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुत फास्ट रिजल्ट होते हैं होम्योपैथी के, बहुत फास्ट रिजल्ट, इवन विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और ना ही ये किसी भी ऑर्गन को हार्म करती है, ना किसी तरह का पेशेंट में कोई न्यू सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, और साथ साथ में बहुत फास्ट रिकवरी है, बहुत फास्ट। किसी भी तरह का ट्रीटमेंट, इवन क्रोनिक डिजीज हो या एक्यूट डिजीज हो, किसी भी डिजीज में बहुत फास्ट रिकवरी है। और आपके बारे में मैंने भी सुना है कि जहाँ पर क्लिनिक है, जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स पहुँचा है, और 4-5 दिन के अंदर ही आपने लोगों को रिकवर किया है। अब ये है कि और दूसरे शहरों से भी लोग आपके पास पहुँच रहे हैं। जी, कुछ मेरे गोरखपुर के आसपास के शहरों से लोग आते हैं मेरे पास, उनके अटेंडेंट, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मेडिसिन ली मुझसे, उनको बहुत फायदा पहुंचा, तो धीरे धीरे लोग एक चैन सा बन गया। तो अब गोरखपुर के आसपास के लोगों से भी मुझसे, जैसे हमारे गोरखपुर के बगल में एक जगह पड़ती है, बस्ती है, और आपका खैलाबाद, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ से लोग अटेंडेंट उनके मेडिसिन लेने आ रहे हैं। क्योंकि जो एक बहुत, जैसा कि प्रोफेसर आर के वर्मा जी ने बताया कि जो न्यूमोनिया की कंडीशन डेवलप हो रही लोगों में, तो उस कंडीशन में मतलब ड्राई कफिंग, बहुत सीवियर ड्राई कफिंग पेशेंट में देखी जा रही है, और इतनी सीवियर है कि पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस बहुत कॉमन हो गया इस टाइम पे, और मैंने मतलब मेरे पास ऐसे ही केसेस ज्यादा आए, क्योंकि उस टाइम पे रिकवरी नहीं हो पा रही है और पेशेंट को सीवियर कफिंग हो रही है। और ऐसे जितने भी केसेस मेरे पास आए, जितने भी, वो सब के सब में मुश्किल से 3 से 4 दिन में मैंने 80-90% रिकवरी दी है, सारे केसेस में। तो माइल्ड केसेस के अलावा जो मेजर केसेस है, उनमें भी लोगों को फायदा पहुंचा है? बहुत 2-4-10 पेशेंट ऐसे हैं मेरे पास जो एडमिट थे, तो उनके अटेंडेंट एलोपैथी के साथ साथ, जो कि हॉस्पिटलाइज हैं, उनके साथ साथ मेरी मेडिसिन भी चली है, तो रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। जी, तो डॉक्टर नीरज, हम चाहेंगे वो कौन सी ऐसी दवाइयां हैं आप हमारे माध्यम से बताएं लोगों को, ताकि जो लोग आप तक ना पहुंच पाएं वो घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? जी, हो सकता है। जैसे किसी को बहुत ड्राई सीवियर कफ है, साथ में मतलब कफ ऐसा कंजेशन के साथ, कंजेशन और ड्राई कफ हो, बहुत ड्राई, तो बिल्कुल स्पूटम रिलीज नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा एक्शन देती हैं।
अगर कोई पेशेंट पहले से किसी लंग डिजीज से सफर कर चुका है, किसी भी तरह की अस्थमा हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, तो ऐसे कंडीशंस में फर्स्टली मतलब जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं जो प्रिस्क्राइब करता हूँ उसमें एक ड्रग आती है हमारे पास, ट्यूबरकुलिनम बोविनम। तो पहले हम उसकी 1 से 2 डोज देते हैं और उसके बाद फर्दर हम तो मतलब कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन डिफर होती है। जैसे एक मेडिसिन हमारे पास स्पॉन्जिया टोस्टा है, एक मेडिसिन हमारे पास ड्रोसेरा है, और एक मेडिसिन ब्राइनिया अल्बा है, एक आर्सेनिक एल्बम है जो कि बहुत फेमस भी हुई थी पिछले बार और अभी तक चल रही है। बहुत सारी जगह पे लोगों ने बहुत यूज भी किया, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए। तो ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट आए। बिल्कुल रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कॉलर हमारे साथ सुदर्शन है देहरादून से। सुदर्शन, अपना सवाल कीजिए। सुदर्शन, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी, अपना सवाल कीजिए। मैंने ये पूछना है कि हम जो मार्केट के अंदर बाजार में रुपए का लेन देन करते हैं, तो क्या संक्रमण पैसों से भी इधर उधर जा सकता है क्या? बिल्कुल, डॉक्टर अनिल से आपके सवाल का जवाब लेंगे। डॉक्टर अनिल का कहना है कि जो पैसों के लेन देन ये बाजार में करते हैं, जो करेंसी में भी ऐसा है कि आपको कोरोना हो सकता है उससे? जी सर। देखिए, बिल्कुल कोई भी चीज जो टच हो रही है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एरोसोल के थ्रू हो रही है, सांस के थ्रू हो रही है, तो अब वो अगर सपोज इन्फेक्टेड पर्सन है कोई और वो करेंसी को ले रहा है और उसको दूसरे को दे रहा है, तो 100% ट्रांसमिट होगी, तो बचा जाए। बिल्कुल बचे रहें, उससे बचाव करें अपना। हाँ डॉक्टर राकेश, अब ये देखा जा रहा है बहुत से लोग घर पे स्टीम भी कर लेते हैं, तो स्टीम अगर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं उससे भी आपको लंग्स में इन्फेक्ट करता है, हार्मफुल होता है। तो हम चाहेंगे आप बताएं कि स्टीम लेने का तरीका क्या है और किस तरीके से स्टीम ली जाए। स्टीम जो है एक नॉर्मल जो कि हमारे गांव वगैरह सब लोगों के जो लोग होते हैं, पतीले में आपने एक सामने रख के आप कपड़ा डाल करके आपने जो है ले रहे हैं और उसमें आप डीप ब्रेथ कर रहे हैं। एक तो ये नॉर्मल है जो कि हर घर या हर हमारे गांव की जो जनता रहती है वो आसानी से इस तरह से कर रही है। लेकिन आज जो है सोफिस्टिकेटेड वे में थोड़ा सा मशीन्स भी आ गई हैं स्टीम की, जो कि थोड़ा प्रेशर भी वो देती है। प्रेशर के साथ में हमारी स्टीम लंग के अंदर जाती है, उससे एल्वेओलर जो है एल्वेओलाई के में एक्सीलरेशन होता है, जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान बेहतर होता है। तो ये 2 तरह से स्टीम ली जा सकती है। एक नॉर्मल जो कि देहातों गांव सब में हर जगह पर सब जगह इस्तेमाल करते लोग, गर्म पतीले में पानी ले लिया उससे और ऊपर से अंदर से कपड़ा ऊपर से ढक लिया। और दूसरी जो है मशीन द्वारा जो ली जा रही, जो ग्रेडेड, हम प्रेशर से स्टीम को लेते हैं, ग्रेडेड प्रेशर से, जितने से हमें कोई नुकसान ना हो। जी डॉक्टर अनिल, गांवों में बहुत भ्रम है वैक्सीन को लेकर। वो वैक्सीन को लेकर डर बना हुआ है कि वैक्सीन लगाएं कि ना लगाएं। बहुत सारे लोग वैक्सीन के लिए आगे भी नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर हम चाहेंगे आप हमारे इस माध्यम से कुछ संदेश दें गांवों के लोगों के लिए कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। ये वैक्सीन के लिए भ्रम है लोगों को? जी सर, गांवों के लोग बहुत डरे हुए हैं, भ्रम है कि वैक्सीन लगवाना ठीक है या नहीं ठीक है, और वो लोग वैक्सीन के लिए आगे भी नहीं आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उनका जायज है भ्रम भी, क्योंकि मैं भी अपनी व्यक्तिगत मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इस चीज की कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है जी ये गवर्नमेंट इसमें बहुत जल्दी कर रही है। मेरा ये व्यक्तिगत है, और मेरा ये मानना था कि जो कोविड है इसके 2 प्लान होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान। जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है, और जैसे अभी हमारे यूपी के अंदर बहुत बड़ी महामारी चली है अभी, और इसमें हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा जोर दिया कि बच्चों को वैक्सीनेशन कराएंगे, ये कराएंगे, जबकि लोग बाग ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो रही है। जी तो लोगों को पहली बात तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ये मानना है जब आदमी के अंदर डर पैदा हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, और जब उसके अंदर ये चीज भ्रम पैदा हो गया है तो थोड़ा उनको मोटिवेट किया जाए, उनको बताया जाए कि डरने की कोई बात नहीं है, और नुकसान इसके बहुत कम है, अभी कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन
जितना हो सके उसको बढ़ावा दें, लगवाएं उसको। बिल्कुल डरे बिल्कुल नहीं, आगे आए, डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ प्रोफेसर अमरेश सिंह, एचओडी माइक्रोबायोलॉजी, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर अमरेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? यस सर स्वागत है आपका, क्योंकि आपने ही सबसे पहले जो सेकेंड वेव आई थी, आपने ही कहा था आरटीपीसीआर जो है इतना कारगर नहीं होगा जो नया वेरिएंट है इसको लेकर, और अब वही हालात हैं कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। और सर अब ये भी देखा जा रहा है, प्रोफेसर अमरेश आपसे ही सवाल है मेरा, कि अब जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आ रही हैं, एंटीजन रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर टेस्टिंग करें तो कैसे करें? जी, अभी जो 2021 की महामारी है कोरोना की, इसमें बहुत सारी चीजें 2020 से भिन्न हमें देखने को मिली है, चाहे वो लक्षण के रूप में हो, चाहे वो टेस्टिंग के रूप में हो। और अगर जो किसी भी मरीज, आज के डेट में ये कहते हैं कि अगर जो हाई पॉजिटिविटी एरिया का कोई मरीज है और उसको सिंपल बॉडी पेन या दर्द या बुखार भी हो रहा है, तो कोविड की टेस्ट की फैसिलिटी है तो जरूर कराएं। और कोई भी सिंगल टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है, जैसा हमने पहले भी ये चीज कहा था काफी साइंटिफिक फोरम में, उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म में हुआ था कि एंटीजन चूंकि वायरस के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करता है, इसलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जीन म्यूटेशन चूंकि वायरस के इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, तो जीन म्यूटेट होते हैं और जिस जीन को हम आरटीपीसीआर में टारगेट करते हैं, अगर जो उसमें म्यूटेशन हो चुके हैं तो वो हमारा आरटीपीसीआर निगेटिव आता है। इसीलिए आजकल एचआरसीटी, बायोमार्कर्स, एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर, ये सारे टेस्ट यूज किए जाते हैं कोविड के डायग्नोसिस के लिए। इवन गवर्नमेंट ने भी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी जियो दिया है कि आरटीपीसीआर निगेटिव भी हो और लक्षण या सीटी स्कैन की फाइंडिंग हो तो भी कोविड समझ के ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाए और कोविड ही माना जाए। जी बिल्कुल। ये जी एक कॉलर हमारे साथ हैं, मंकू देहरादून से। मंकू, क्या है आपका सवाल? मेरे को होम्योपैथी डॉक्टर नीरज बात करनी है। सर मेरा सवाल ये है कि क्या होम्योपैथी में कोई ऐसा कोई सैनिटाइजर है जो कि हम आमतौर पर यूज कर सकते हैं? थोड़ा सेफ साइड है, तो डॉक्टर नीरज से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई सैनिटाइजर। बिल्कुल, आपका सवाल का जवाब हम पूछेंगे। डॉक्टर नीरज, इनका सवाल है कि क्या होम्योपैथ में भी कोई ऐसा सैनिटाइजर है जिसको ये यूज कर सकें? चलें जी, आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। डॉक्टर नीरज, इनका सवाल है कि क्या होम्योपैथी में भी कोई ऐसा सैनिटाइजर है जिसका ये उपयोग कर सकें? होम्योपैथी में सैनिटाइजर? जी सर। हमारे पास ऐसा लाते हैं, सैक्रोमैक्टिस कहते हैं उनको हम जी, तो वो आप वाटर के साथ मिला के यूज कर सकते हैं एज अ सैनिटाइजर। जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सुरेश है महोबा से। सुरेश, अपना सवाल कीजिए। सुरेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हमारे तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए। सूरज की आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस आएंगे आपके प्रोफेसर अमरेश आपके पास। क्या अब ये मान लिया जाए कि टेस्टिंग अगर नेगेटिव आए तो टेस्टिंग का वेट मत करें, और अगर आपको सिम्टम्स मालूम होते सीधे आप अपनी दवाइयाँ जो शुरू कर दें? लक्षण आने पे कोई भी टेस्ट अगर जो पॉजिटिव नहीं आता है या सीटी स्कैन में मामूली फाइंडिंग आती है तो भी, जैसा मैंने कहा, कोविड मान के ही उसका ट्रीटमेंट और सारे एहतियात बरते जाएं। और टेस्ट पे बहुत ज़्यादा वेट न किया जाए, क्योंकि बहुत सारे आरटीपीसीआर लैब बहुत ओवरबर्डेंड है और 4 से 6 दिन बाद भी रिपोर्टें आती हैं। लेकिन इतना क्रूशियल टाइम उसको गंवाने की जरूरत नहीं है, और उसके बीच में सारे ट्रीटमेंट और एहतियात कोविड के ही मान के चला जाए और ट्रीटमेंट लिया जाए और दिया जाए डॉक्टर की सुपरविजन। जी। एक और कॉलर है, अर्चिता देहरादून से। अर्चिता, क्या है आपका सवाल? मेरा क्वेश्चन डॉक्टर नीरज से है जी। कि अभी एक होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो बहुत फेमस हुई थी, एस्पिडोस्पर्मा, तो कितनी इफेक्टिव है वो मेडिसिन और कितना सेफ है अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो? जी, हम चाहेंगे एक बार फिर से उस दवा का नाम आप बताएं। फेमस हुई है अभी। अर्चिता, जो मेडिसिन आपने बोला उसका नाम एक बार फिर से आप दोहरा सकती हैं? एस्पिडोस्पर्मा। जी। डॉक्टर नीरज, इनका सवाल हमारे कॉलर का कि एक मेडिसिन है इस वक्त होम्योपैथ में, एसिडोस्पर्मा, जो बहुत कारगर है।
जी शैलेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा, उसका नाम एस्पिडोस्पर्मा है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मतलब 50-60% केसेस में कारगर है। वो इसलिए कारगर है क्योंकि वो मतलब हम लोग जनरली अस्थमा के कंडीशंस में या बहुत सीवियर ब्रीथलेसनेस हो उस कंडीशंस में यूज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी मेडिसिन से कुछ भी ठीक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। जिस तरह के सिम्टम देखे जाते हैं पेशेंट में, वो मेडिसिन के सिम्टम्स को मिला के और उससे हम ठीक करते हैं, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिस क्यूरेंटर, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो जो एस्पिडोस्पर्मा है वो जनरली 50-60% केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। लेकिन हाँ, हम ये कहें कि सारे केसेस में दे रही है तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन 50-60% केसेस में वो अच्छा रिजल्ट दे रही है। डॉक्टर नीरज, एक सवाल ये भी कि होम्योपैथी का जब आप इलाज करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि आप चाय, कॉफ़ी या फिर प्याज, लहसुन का सेवन ना करें, ये भी सही है? मेडिसिन के साथ नहीं है, कुछ एक आध मेडिसिन ऐसी हैं जिनके साथ ये चीजें मतलब प्रिकॉशनरी करनी पड़ती हैं। सारी मेडिसिन के साथ ऐसा नहीं, सारी मेडिसिन ऐसा नहीं है। हाँ, हम प्रोफेसर अमरीश आपके पास आएंगे। अब ये देखा जा रहा है जो टेस्टिंग हो रही है सर, प्राइवेट लैब में अगर जाते हैं तो टेस्टिंग का जो टाइम पीरियड जल्दी मिल जाती है हमें टेस्ट रिपोर्ट, लेकिन वही अगर हम सरकारी टेस्टिंग के लिए जाते हैं सरकारी लैब में, वहाँ पे वक्त ज़्यादा लग रहा है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। क्या इसके पीछे कारण है? जैसा कि हम जानते हैं, ये महामारी के रूप में 2020 में ये वायरल इन्फेक्शन आया था, दुनिया में चारों ओर फैल गया था। और भारत की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज, मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर, चूंकि आरटीपीसीआर एक बहुत ही जटिल टेस्टिंग प्रक्रिया है, तो हमारे पास ट्रेंड मैन पावर और मशीनें, चूंकि अधिकतर मशीनें अभी भी हम विदेशों पे ही डिपेंडेंट हैं आरटीपीसीआर मशीनों के लिए। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में थोड़ा समय लगा, लेकिन आज के डेट में कहें तो हाँ, जरूर कुछ लैबों में जहाँ संख्या ज़्यादा है या पॉजिटिविटी ज़्यादा है, वहाँ निश्चित रूप से 3 से 5 दिन का समय लग रहा है। और ये अचानक महामारी के कारण हो रहा है। और हालांकि गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जैसा हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि ये अब गांव और देहात और जनमानस तक ये इसका संक्रमण फैल चुका है, इसीलिए टेस्टिंग चूंकि सारे मरीजों का समय पे नहीं हो पाता है, ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर राकेश, अब स्पुतनिक वी वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है, कितनी कारगर मानते हैं आप इसको? जैसा कि डाटा है तो वो इफेक्टिव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बस उसके स्टोरेज की ही प्रॉब्लम है कि -20, -30 डिग्री पे रखना है, तो दैट विल बी अ ट्रबल फॉर इंडिया। अदरवाइज वैक्सीन इज इफेक्टिव। जितने भी डाटा हैं, जितने रिसर्चेज हैं यूएस में चाहे यूके में और कहीं भी रिसर्च हुई हैं इन सब की, और वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है, प्रभावी है। सर ये स्टोरेज का जो समस्या है वो एक बड़ी चुनौती है, उसको इस टेम्परेचर में स्टोरेज करना, 20 पर रखना, इट इज अ चैलेंज फॉर आवर इंडिया, बिकॉज हम लोगों में जो है इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन, 24 इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर, ये सब चीज़ें थोड़ा सा पेरिफेरल लेवल पे मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और लगता है, लेकिन जो गांव है वहाँ या क्या स्पुतनिक भी पहुँच सकती है? नहीं, पहुँच तो सकती है, लेकिन उसका कोल्ड चेन मेंटेन करना इट विल बी डिफिकल्ट। आई थिंक सो द सबसेट जो हमारा सिटी में है, जो पॉपुलेशन, दैट विल कवर द स्पुतनिक इन नाइस वे, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का 24 आवर सप्लाई बढ़िया है, डीप फ्रीज हम कर सकते हैं -20 पर, तो मेरे ख्याल से शहर के लिए बहुत ही अच्छी वैक्सीन होगी। जी बिल्कुल, शहर के लिए ये वैक्सीन अच्छी होगी। डॉक्टर नीरज, एक सवाल ये भी होम्योपैथी को लेके, क्या इलाज के लिए पेशेंट को लैब में टेस्ट कराने की आवश्यकता होम्योपैथी में भी होती है? शैलेंद्र जी क्या कहा, दोबारा बोलिए आप। होम्योपैथी में जो इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसका जो टेस्टिंग होती है, उसके लिए भी लैब वगैरह होती है कि अगर लैब में टेस्ट कराएंगे उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है, या फिर आप पेशेंट को देखकर ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं? नहीं, देखिए जैसे पेशेंट आता है, अगर सिम्टम्स है उसमें, तो ट्रीटमेंट तो हम जरूर ही करेंगे। हाँ, लेकिन लैब टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, किसी भी कंडीशन में लैब टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और साथ में मेडिसिन हम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि मेडिसिन तो सिम्टम्स के आधार पे ही दी जा रही है किसी भी पैथी में। ये होम्योपैथी की बात नहीं है, मैं बताना चाहूँगा आपको, किसी भी पैथी में अभी तक कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है किसी के पास भी। हर कोई सिम्टोमेटोलॉजी ट्रीटमेंट कर रहा है।
जैसे सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जा रही है, वो चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदी हो, चाहे यूनानी हो, किसी भी। सॉरी बिल्कुल सॉरी, मैं बोलना चाहूँ। डॉक्टर राकेश कुछ कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर राकेश। जी सर। यहाँ ये जो कहना है कि नहीं सारी सिम्टोमेटिक है, ऐसा नहीं है। जी जो हमारा जो है कोविड वायरस होता है वो आरएनए वायरस होता है और मल्टीप्लाई करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू। जी जो हमारी दवा दे आर एक्टिंग ओवर द पॉलीमरेज एंजाइम एंड दे ब्लॉक द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और कोविड वायरस को मल्टीप्लाई से रोकती है। देयर इज साइंटिफिक डाटा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द सिम्टोमेटिक, देयर इज साइंटिफिक डाटा। और उसी के लिए ओरल भी है और आईवी है। दैट इज व्हाई द रेमडेसिविर एंड अदर आईवी फ्लू टैबलेट्स आर वेरी इफेक्टिव because they directly inhibit the multiplication of the virus. It is proven, scientific proven. It is no symptomatic treatment. जी बिल्कुल। आप लोगों ने समय निकाला। डॉक्टर राकेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। डॉक्टर नीरज आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिल आप कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ जी सर। आपने बताया है, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी एलोपैथिक टोटली साइंटिफिक है, टोटली। और हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम उसके प्रॉपर उसके डायग्नोज करने के बाद स्पेसिफिक एंजाइम को के ऊपर काम करते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। और अभी भी इसमें कोविड के में भी अभी डॉक्टर वर्मा ने जो इनिशियल जो मेडिसिन बताई है, क्योंकि जो कैजुअलिटी हो रही है वो माइक्रोथ्रोम्बाई की वजह से हो रही है, और उनको माइक्रोथ्रोम्बस को रोकने के लिए डॉक्टर वर्मा ने जो मेडिसिन बताई है ये कारगर चीज है, ये साइंटिफिक है, ये हवा में नहीं है। हम लोग किसी को फीवर हो गया, फीवर कोई ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? फीवर के हमारे पास सैकड़ों कॉजेज है, और इसी व्यवस्था में हमारे फीवर से उनको कोविड के चक्कर में पता लगा उनको टाइफाइड है, डेंगू है, ल्यूकीमिया है, मलेरिया है, वो मर जाते हैं। तो हमारी एलोपैथिक 100% साइंटिफिक है, बिल्कुल बिल्कुल, और एविडेंस के ऊपर बेसिस है, पूरी रिसर्च के ऊपर बेसिस है। जी ये हम इस तरह की नहीं करते कि हम जी। डॉक्टर साहब समय का अभाव है, हाँ हमें यहीं पे विराम लेना होगा। डॉक्टर अनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में अभी के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले हम आपको चलते चलते कोरोना के बीच एक सुखद दिल को सुकून देने वाली तस्वीर दिखाते हैं जो वाराणसी से आई है। वाराणसी के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में भर्ती एक 3 साल के बच्चे ने कोरोना को मात दे दी है। कोरोना के साथ ब्लड कैंसर से पीड़ित ये बच्चा जब 7 दिन पहले अस्पताल आया था तब उम्मीद बहुत कम थी कि उसे बचाया जा सकेगा। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीज भी उसे देख के हैरान थे, लेकिन कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों की मेहनत के कारण 3 साल के बच्चे ने 7 दिन में ही ब्लड कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के बीच कोरोना को मात दे दी है। तो आप देख सकते हैं 3 साल के बच्चे को जिसने कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए भी कोरोना को मात दे दी है। तमाम सारे डॉक्टर इस वक्त वहां मौजूद हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं उसका। तो एक सुखद तस्वीर, सुखद खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर 3 साल के बच्चे ने कोरोना जैसी महामारी को मात दे दी है। तो फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।